नमस्कार, एनलाइटन इंडिया न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ यमलेश वंजारी और आज के लाइव कार्यक्रम में मैं आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ कास्मो ह्यूमनिस्ट धीमान विजय मानकर साहब का एक लाइव संदेश जो कि यूनिक है और देश और दुनिया की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी। कोरोना महामारी के संदर्भ को लेकर यह लाइव संदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस लाइव संदेश के माध्यम से धीमान विजय मानकर साहब आज देश और दुनिया के लोगों के बीच इसके नव समाधान आप लोगों के बीच रखने जा रहे हैं। इन नव समाधानों की यदि हम बात करें तो इसमें हेल्थ है, इकोनॉमी है और साथ ही पॉलिटिकल समाधान है, जो कि कास्मो ह्यूमनिज्म के संशोधक और प्रवर्तक होने के नाते धीमान विजय मानकर साहब के द्वारा वर्ल्ड लेवल के अध्ययन के तहत आज आप लोगों के बीच यह महत्वपूर्ण संदेश देने जा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों का अधिक समय न लेते हुए मैं आप लोगों को सीधा विजय मानकर साहब से जोड़ने का प्रयास करता हूं, जो कि इस समय ऑन स्क्रीन यूट्यूब पर हमारे प्रीमियर लाइव के माध्यम से जुड़ने जा रहे हैं। Stop. Hello, how are you? Hope that you see keeping well amidst you see coronavirus pandemic. आप सब लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जो है कोरोना पैंडमिक के इस क्राइसिस में जो है वो अच्छे होंगे, अपना मास्क जो है मेंटेन कर रहे होंगे, हाथों को जो है वो आप सैनिटाइज कर रहे होंगे, वॉश कर रहे होंगे, और जो 2 मीटर यानी 6.5 फीट की जो डिस्टेंस है, 2 गज की जो डिस्टेंस है उसको आप बना कर रखे होंगे। तो सबसे पहले जो है ये उम्मीद करते हैं कि आप जो है अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर रहे हैं, परिवार आपका सुरक्षित है, फ्रेंड्स फैमिलीज़ जो है वो देश में सुरक्षित हैं। तो आप सभी का जो है स्पेशल सेशन में जो है स्वागत है। काफ़ी दिनों से हम फेसबुक लाइव करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कोरोना लॉकडाउन है इसके वजह से वो संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने सोचा कि कुछ स्पेशल सेशंस में आपको लाइव संदेश दिया जाए। कल जो मज़दूर जो है महाराष्ट्र के अंदर में रेलवे लाइन पर जो है उन्हें नींद आ गई, वो सो गए और 16 मज़दूर जो है वो गाड़ी के नीचे कट कर जो मर गए, उनको हम आदरांजलि देते हैं। हर वो बच्चा, वो बड़ा, जो बुज़ुर्ग, महिलाएं, जो श्रमिक जो है रोड पर चल रहे हैं और दुख तकलीफ़ उठाकर हज़ारों किलोमीटर जा रहे हैं और कुछ लोग जाते जाते कहीं मर रहे हैं, उन सबको हम आदरांजलि देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनको 1 करोड़ रुपए तक का जो है वो कॉम्पनसेशन जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर जो है वो देगी। क्योंकि ये जो क्राइसिस है, ये जो फेलियर है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, ये भारत सरकार और राज्य सरकारों का ठीक से साइंस को ना समझने की वजह से, साइंस की और टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से और अपने पॉलिटिकल प्लंडर्स में जो है वो इन्वॉल्व रहने की वजह से ये जो है पैंडमिक जो है वो स्प्रेड हुआ है इंडिया में। इसलिए इंडिया में जितनी भी फैटेलिटीज़ हो रही है, चाहे वो डायरेक्ट हॉस्पिटल्स में हो रही हो कोरोना की वजह से या चाहे बाहर रोड के ऊपर में हो रही हो, इसके लिए 1 करोड़ रुपए तक का कॉम्पनसेशन भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर देना चाहिए। ये बात हम अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो कह रहे हैं। कल राहुल गांधी जी ने रघुराम राजन और उसके बाद में अभिजीत बैनर्जी से इंटरव्यूज़ करने के बाद में ये बात कही कि भारत के आधे हाउस होल्ड्स को, यानी 28 लाख से ज़्यादा जो परिवार अभी हो गए, 2021 के सेंसस में एग्जैक्ट आंकड़ा आएगा, लेकिन 28.5 लाख लगभग परिवार भारत में हैं आज की तारीख में। उनके आधे परिवारों को जो है वो इनकम ट्रांसफ़र करना चाहिए डायरेक्टली 7-7.5 हज़ार रुपया। और जो मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, MSMEs है, उनको भी जो है वो इनकम बेनिफिट देना चाहिए, इनकम सपोर्ट देना चाहिए। इस बात का हम स्वागत करते हैं, लेकिन कांग्रेस को हम याद दिलाना चाहेंगे, राहुल गांधी जी को याद दिलाना चाहेंगे कि इस बात को हम 25 मार्च से जो है सिस्टमेटिक ढंग से कह रहे हैं। सिर्फ हम जो है वो फेसबुक लाइव और टेलीविज़न के माध्यम से ज़्यादा नहीं आ पाए, लेकिन अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक का, उसमें आप 25 मार्च से ही जो है ये तमाम चीज़ों के जो है वो साइटेशंस देख सकते हैं। और अभी तो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का ऑफिशियल ट्विटर भी हमने जो है वो स्टार्ट किया है, उसके ऊपर में भी रेगुलरली हम इन चीज़ों को लिख रहे हैं। तो देश के अंदर में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया वो पहली पार्टी है जिसने इस देश की इकोनॉमिक पोजीशन में जो है ये जो क्राइसिस आया है उस पर क्या क्या होना चाहिए, इस पर सिस्टमेटिक ढंग से बोला। हमने केवल बोला ही नहीं, हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में PIL भी फाइल की है, जिसका हमारा मेजर पोर्शन ही ये है कि 376 रुपीज़ पर डे, जितना भी दिनों का लॉकडाउन है, पहले 40 दिन, 41 दिन और अभी ये 14 दिन, जिसमें लगभग 22.5 लाख करोड़ रुपए का देश की GDP को लॉस हो चुका है, क्योंकि 41,000
करोड़ मोटे तौर पर जो है एक दिन का जो है जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है देश का। इस लॉकडाउन की वजह से 22 से 22.5 लाख करोड़ रुपया जो है हम ऑलरेडी देश में जो है वो गंवा चुके हैं। जो पॉलिसीज़ को जो मिटिगेशन की पॉलिसीज़ और प्रिवेंशन की पॉलिसीज़ को मोदी गवर्नमेंट ने जो है, जब इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ कंसर्न की इमरजेंसी जब इसको WHO ने डिक्लेयर किया 30 जनवरी को, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, उसके बाद 48 घंटे में ही ये स्टेप्स उठानी चाहिए थी। लेकिन मैंने पिछले अपने संदेश में भी इस बात को कहा कि पॉलिटिकल फेलियर यहाँ 3 लीडर्स का बहुत बड़ा जो है वर्ल्ड लेवल पर ये पॉलिटिकल फेलियर है। एक जी जिनपिंग का पॉलिटिकल फेलियर है, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिकल फेलियर है, और तीसरा अगर हम अपने देश की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी का जो है ये पॉलिटिकल फेलियर है। क्योंकि तीनों ही पॉलिटिकल लीडर्स ने जो साइंटिफिक लॉज है, जिसको मैं कॉस्मो ह्यूमैनिज्म में एक्सप्लेन किया है कि लॉज मल्टीपल मेनी लॉज एंड मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑफ द कॉस्मोस, नेचर एंड द वर्ल्ड, यानी केवल हमारे दुनिया के लॉज नहीं, केवल हमारे डोमेस्टिक लॉज नहीं, हमारा इंटरनेशनल लॉ नहीं, हमारे सिविल लॉज नहीं, हमारे क्रिमिनल लॉज नहीं, लेकिन जो लॉज ऑफ नेचर है, लॉज ऑफ कॉस्मोस है, यानी अगर यहाँ मैं बात करूँ तो स्पेसिफिकली जेनेटिकल लॉज को समझने में जो है ये 3 लीडर्स ने जो है बड़ी जो है वो भूल की है। जी जिनपिंग ने भूल की है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो भूल की है, नरेंद्र मोदी ने भूल की है। अभी जो अल्टरनेटिव सर्वेज आ रहे हैं अमेरिका के, उसमें ये बात जो है वो स्पष्ट आ रही है कि 28,000 के आसपास जो इन्फेक्शन की जो केसेस थी वो फरवरी महीने में अमेरिका में ऑलरेडी थी। जो आज हम देख रहे हैं इतने 70,000 के ऊपर फैटालिटीज हो गई है अमेरिका के अंदर, और सबसे ज़्यादा जो फैटालिटीज जो है वो यूएस में हुई है। तो 28,000 जो इन्फेक्शन है वो लगभग फरवरी महीने में ही जो है वो अमेरिका में थे। उसके बावजूद जो है वो अपने डोमेस्टिक इलेक्शंस के कंपल्शंस के वजह से एक इंटरनेशनल स्टेचर के वो लीडर है ये बताने के लिए मोदी जी के जो है वो मेलोड्रामा में जो है वो शामिल हुए। नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम हुआ 24 फरवरी को, नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम लाख लोगों की भीड़ में अहमदाबाद में किया गया। आज हम ये देख रहे हैं कि अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा जो है वो केसेस जो है वो इमर्ज होकर आ रही है, अहमदाबाद और सूरत में। ये तमाम जो कुछ फीचर्स है, कहीं पर भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो, किसी की भी जान इसमें जाए, या पूरा हमारा समय जो है गवर्नमेंट्स का और मशीनरी का जो है वो केवल जो है वो पेंडेमिक के ऊपर में लगे, ये बात कोई अच्छी नहीं है। पर मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि अगर मेनी लॉज ऑफ द कॉस्मोस नेचर को जो है अगर समझा होता, एंड ऑफ द वर्ल्ड, हमारे दुनिया के जो लॉज है उसके अलावा नेचर और कॉस्मोस के लॉज को समझा होता, जेनेटिकल लॉज को, इवोल्यूशन के लॉज को अगर स्पेशली ये 3 लीडर्स ने समझा होता और टाइम रहते रहते यदि उन्होंने स्टेप्स ली होती, तो मैं समझता हूँ कोरोना जो इंसान से समय में आगे जा रहा है वो नहीं जा पाता। अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग विल प्रिवेल, होमो सेपियंस वुड प्रिवेल ओवर द वायरस, क्योंकि इंटेलिजेंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो ह्यूमन बीइंग जो है इस पर प्रिवेल करेगा। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। पर यहाँ पर जो पॉलिटिकल फेलियर्स हुए हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। और आज जो इंडियन मीडिया जो है यहाँ पर जो है ड्रजेरी कर रहा है, जो है कैकोफोनी कर रहा है, जो लाइस को स्प्रेड कर रहा है, हर दिन जो है अलग अलग जो है गलत डेटास को दे रहा है, मैं समझता हूँ कि एक राइट पर्सपेक्टिव जो है वो देश के आगे आने की ज़रूरत है। और इस समय में हमारे देश में और दुनिया में 9 ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने की ज़रूरत है, जो मैं पहले लिस्ट कर देता हूँ। जो 9 चीज़ें जो है वो देश को और दुनिया को करने की ज़रूरत है, जिसमें जो है ये चीज़ें जो है जल्दी टैकल हो पाएगी और दुनिया इसमें से जो है साल 2 साल में निकल पाएगी। उनको मैं एनलिस्ट कर रहा हूँ। पहला है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स, यानी जो है डायरेक्ट कैश बेनिफिट हम कैसे दे सकते हैं, इसकी पॉलिसी होना चाहिए। उसके बाद में जो है कैश ट्रांसफर्स या इनकम ट्रांसफर्स के साथ में जो है टैक्स बेनिफिट्स होना चाहिए। फिर वेज सब्सिडीज होना चाहिए। इसके साथ डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, यानी कर्जे का रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए। उसके बाद में दुनिया भर में और देश में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है वो लगाने की ज़रूरत है। इसके साथ में जो है वर्कर्स प्रोटेक्शन हर लेवल पे, चाहे फॉर्मल सेक्टर में हो चाहे इनफॉर्मल सेक्टर में हो, वर्कर्स का जो है, एम्प्लॉयज़ का, लेबरर्स का जो है वो प्रोटेक्शन पॉलिसी होना चाहिए। इसके साथ में जो है ग्लोबल पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम और नेशनल पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स के ऊपर में क्लैरिटी से जो है वो काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस जो है उस पर जो है वो एक क्लैरिटी से सिस्टम बनाए जाने की ज़रूरत है, जो अभी भी बहुत सारे लूप होल्स है इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस में। और आखिरी कॉस्मो ह्यूमैनिज्म,
अर्थात many laws and multiple solutions of the cosmos, nature and the world, science, truth, humanity and all others, science and knowledge, science and solutions, ये चीज़ों को जब तक इंसान नहीं समझेगा, हमारी गवर्नमेंट्स नहीं समझेंगी, इंस्टीट्यूशंस नहीं समझेगी, तब तक इस तरह के जो फैटालिटीज़ है, इस तरह के जो क्राइसिस है, वो दुनिया में आते रहेंगे। तो मैं ये 9 चीज़ों को एनलिस्ट किया। इस बीच में भारत के अंदर में कई सारी जो है वो चीज़ें आ रही हैं, और मैं ये समझता हूँ कि भारत के अंदर में 1.8 से लेकर 2.8% तक के जो वेरियस जीडीपी के प्रोजेक्शंस हुए हैं, जिसमें जो है मूडीज़ है, फिच है, वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ है, इन्होंने अलग अलग दर से भारत की जीडीपी इस समय में 1.8 से 2.8% ग्रोथ रेट होगा, इस बात की तरफ इंडिकेट किया है। लेकिन 2 ऐसे जो है वो इसमें ओपिनियंस है, एक बार्कलेस का, जिसने पहले असेसमेंट किया था कि 2.5% से जीडीपी ग्रो करेगा, लेकिन जो लेटेस्ट बार्कले का पिछला जो एस्टिमेट आया है वो कह रहा है कि इंडियन जीडीपी वुड बी 0% ग्रोथ रेट, जो है भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 0% होगी। और जो हमारे एक्स इकोनॉमिक एडवाइज़र थे अरविंद सुब्रमण्यम जी, जिनका काफ़ी जीडीपी कैलकुलेशन के स्टैटिस्टिकल मैनिपुलेशंस के ऊपर काफ़ी स्टडी है, उन्होंने ये कहा कि वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ नेगेटिव ग्रोथ रेट, इंडिया शुड प्रिपेयर फॉर अ नेगेटिव ग्रोथ रेट। 2020 में हमको जो है वो नेगेटिव ग्रोथ रेट के लिए तैयार रहना चाहिए, उसकी प्रिपरेशन करना चाहिए। तो अरविंद सुब्रमण्यम जी की अगर बात को ध्यान में लिया जाए तो नेगेटिव ग्रोथ रेट, बार्कलेस 0 ग्रोथ रेट, और अगर वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और फिच और मूडी की बात करें तो मैक्सिमम 2.8 का प्रोजेक्शन हो रहा है। तो ये एक इकोनॉमिक पहलू है जिसके जो हमारे आगे में जो है वो आगे आ रहा है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि मोदी गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली मोदी गवर्नमेंट जो है, ये आज भी जो है वो इंसेंसिटिविटी की हाइड कर दिया है, जो है मॉबिड जो है कंडीशन है, मकैब्रे मोदी गवर्नमेंट जो है वो आज भी जो है वो भारत के जो माइग्रेंट लेबरर्स है, जो एस्टिमेट्स 2 अलग अलग एस्टिमेट्स आते हैं कि जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है जो काम के सिलसिले में अपने स्टेट्स को छोड़कर अलग राज्यों में जाता है, एक एस्टिमेट जो अमिताभ कुंडू जी का था वो 8.2 करोड़ से यानी 8 करोड़ 20 लाख तक का उनका एस्टिमेट था। अब भारत सरकार के कुछ आंकड़े कह रहे हैं कि 13 करोड़ लोग भारत में लगभग जो है वो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, और 13 करोड़ लोगों को ट्रेन से अपने अपने गाँव में नहीं ले जाया जा सकता। इसमें प्रैक्टिकल बात है, ये बात सही है कि उनको अपने गांव नहीं ले जाया जा सकता, और मैं समझता हूँ कि शायद वो अपने गांव जाना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ मोदी गवर्नमेंट को एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर मोदी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनह्यूमेन जो है और एक मालियस के साथ एक्शन जो है वो मोदी गवर्नमेंट ले रही है, ऐसा लगता है। क्योंकि अगर ये जो लोग हैं, अगर 13 करोड़ लोगों को अपने गाँव में नहीं ले जाया जा सकता है, तो हम ये देख रहे हैं कि पिछले 15-20 दिन, 1 महीने से ये लोग जो है लाखों लोग जो है वो रोड्स पर चल रहे हैं, और कहीं सामान है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, कोई फिजिकली फिट भी नहीं है, फिर भी 1.5-1.5, 2-2 हज़ार किलोमीटर बॉम्बे से लेके गोरखपुर तक के, दिल्ली से लेके बिहार, दरभंगा तक, गया तक जो है, या बेंगलोर से लेकर जो है उत्तर प्रदेश तक, या कहीं छत्तीसगढ़ तक, कहीं मध्य प्रदेश तक, कहीं उड़ीसा तक, जहीं राजस्थान तक, ये जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है वो जाने के लिए तड़प रहे हैं। और कितने लोग रोड में चलते हुए मर गए या गांव में जाकर मर गए, इसका भी एक आंकड़ा जो है यदि निकाला जाए तो मैं समझता हूं कि ये भी बड़ा जो है वो स्ट्रैगरिंग आंकड़ा आएगा। और यहाँ अगर हम 13 करोड़ लोगों को उनके घर नहीं ले जा सकते, और अगर लॉकडाउन कुछ दिन और बढ़ाने की यदि ज़रूरत है, वैसे तो इस पर भी हमको गंभीरता से सोचना चाहिए कि इसको कैसे ओपन अप करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टेट कैन नॉट ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द पॉपुलेशन। ये तो अभी जो है वो इकोनॉमिक्स में प्रूव हो गया है कि राज्य यानी स्टेट की जो कैपेसिटी होती है, गवर्नमेंट्स की अपनी जो कैपेसिटी होती है, वो अपने आप में पूरी नहीं होती। और अगर मैं भारत के जीडीपी की बात करूं तो केवल 13% लगभग जो जीडीपी है वो 13% जीडीपी वो गवर्नमेंट्स के पास में है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में है, और बाकी का जो लगभग 87% का जो जीडीपी है, यानी 190 लाख करोड़ नॉमिनल प्राइसेस में अगर जीडीपी की मैं बात करूं तो जो 87% का जो जीडीपी है वो हाउस होल्ड वेल्थ के पास में है और प्राइवेट सेक्टर के पास में है। तो everyone today in the world knows that the state cannot take all the responsibility,
And the communist model has already become a failed model of the state socialism in USSR. So we are very much aware about, you see, all these things, that the state cannot take the responsibility of each and everything. After all, you see, Adam Smith has been proven right that market dynamics, the market has a very significant role to play in the development of the people. तो market जो है और state और community, ये तीन लोगों का responsibility basically होता है. तो गवर्नमेंट जो है यदि पूरे लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती तो उसको मार्केट को ओपन अप करने की जरूरत है. ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. यहाँ जो बात पर मैं फोकस करना चाह रहा था कि अगर आप 13 करोड़ लोगों को अपने गांव तक वापस नहीं ले जा सकते, प्रैक्टिकली ये बात को हर कोई समझ रहा है, तो भाई आपको जो है 2-4 हज़ार रुपया पर इंडिविजुअल या आपको 5,000 रुपया पर परिवार जो है, आप जो है जो 10 लाख के ऊपर टैक्स देते हैं उनको आप अलग कर दीजिए. जो सैलरीड जो क्लास है उसको अलग कर लीजिए, चाहे गवर्नमेंट सैलरीड क्लास हो या चाहे MP MLAs हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, जजेस हो. अब जजेस की सैलरीज को जो है वो कट क्यों नहीं किया 30%, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी को कम किया, मिनिस्टर्स की सैलरीज को कम किया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरीज को कम किया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी कम कर दिया, उनके DA फ्रीज किया, यहाँ तक पेंशनर्स के DAs को जो है आपने जो है वो फ्रीज कर दिया जुलाई 2031 तक. और आपने जितने इंटरेस्ट रेट थे, इवन सीनियर सिटीजन की जो स्कीम थी जो पेंशनर्स लोगों की जिस पर उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता था, वो तक आपने जो है 1.2% से जो है यानी 120 बेसिस पॉइंट से उसको आपने रिड्यूस कर दिया. तो आपने जजेस की सैलरीज को क्यों नहीं साथ में जो है कम किया? आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो पेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. उनको भी जो है शेड्यूल 2 के अंदर में उनका भी जो है लिस्ट है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो जजेस की सैलरी को भी जो है वो 20-30% जो है वो थोड़ा सा प्रूव करना चाहिए. मैं समझता हूँ उसमें कोई गलत नहीं है. आफ्टर ऑल द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट कैन टेक सच अ डिसीजन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर अगर हम 5,000 रुपया लगभग जो है अगर 25 करोड़ परिवारों को दे दे तो कितना पड़ता है? सवा लाख करोड़ रुपया पड़ेगा. 1.25 लाख करोड़ रुपया हमारा GDP 190 लाख करोड़ का है. अगर 1.25 लाख करोड़ की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उसका कैलकुलेशन कर लीजिए आसानी से, जो है 0.8-0.9% ऑफ द GDP जो है उससे भी जो है ये कम जो है वो पैसा होता है. तो मैं समझता हूं कि इसमें कुछ गलत नहीं है कि 25 करोड़ परिवारों को 5,000 रुपये यदि दे दिया जाए तो वो जो है अपने घरों में रहकर भी जो है वो आराम से जो है रुक सकते थे जिधर है उधर है. अब आप उनको चावल दे देने से, आप दाल दे देने से, आप जो है उनका किराया तो नहीं दे सकते, आप जो है उनको सब्जी भाजी के लिए, दूध फल फ्रूट के लिए, मेडिसिन के लिए पैसा तो नहीं दे सकते. तो इसलिए आपने कहा कि भाई हम आपको राशन दे देंगे, आपको चावल दे देंगे, आपको गेहूं दे देंगे. ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो तेल कहाँ से लाएंगे, वो नमक मिर्च कहाँ से लाएंगे, वो बाकी स्पाइसेस कहाँ से लाएंगे, वेजिटेबल्स कहाँ से लाएंगे, फ्रूट्स कहाँ से लाएंगे? एक आध बार उनको अगर चिकन मटन खाने की अगर इच्छा हो जाए न्यूट्रिशन के लिए तो वो कहाँ से लाएंगे? तो मैं समझता हूँ कि यहाँ सबसे बड़ा जो मैलियस है, सबसे बड़ी जो इनह्यूमैनिटी है, सबसे बड़ा जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो है वो मोदी गवर्नमेंट ने जो आदि कोई किया है इस लॉकडाउन के अंदर. तो जो गरीब लोग हैं, जो फार्मर्स है, जो लेबरर्स है, जो वर्कर्स है, जो माइग्रेंट वर्कर्स है, उनको जो है इनकम ट्रांसफर नहीं करना. मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी बात जो है जो मोदी गवर्नमेंट का जो है इसमें फेलियर हुआ है. और भले ही हम कोरोना के साथ जितना टैकल करना है उन चीज़ों में सरकार और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को हम मदद करना चाहिए, लेकिन जहां डेलिबरेट पॉलिसी फेलियर किया जा रहा है उसको जो अपोजिशन पार्टीज है या रिस्पॉन्सिबल पार्टीज है, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया, जिनको देश की पॉलिसीज की बहुत ज़्यादा समझ है, उनको अब बोलने का समय आ गया. इसलिए हम ज़्यादा वोकल होकर, ज़्यादा वोसिफोरस होकर अपनी ड्यूटी को अभी कर रहे हैं. और हम ये समझते हैं कि ये मोदी गवर्नमेंट ने डेलिबरेटली ये पैसे को जो है वो नहीं दिया है. और अब तो जो आंकड़े जो RTI से उभर कर आगे आ रहे हैं, जो RTI एक्टिविस्ट ने जो RTI की और उसके पेपर में काफ़ी न्यूज़ेस आई है कि 68,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया इन्होंने चौकसी भाई का और मान लिया ये जो कंपनी थी पूरी, इसको इस कोरोना बंदी के दौरान जो है वो माफ़ किया है. तो मैं समझता हूँ कि एक तरफ आप 68,000 करोड़ जो है या 69,000 करोड़ रुपए के लगभग जो है आप माफ़ कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आप जो है टैक्सेशन, जब आपके ही IRS ऑफिसर्स ने कहा कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाइए,
अमीरों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाइए और बाकी टैक्स रिलैक्सेशंस कैसे कैसे किसको देना है। जब उन्होंने सिस्टमेटिक रिपोर्ट आपको दी, जो फोर्स के नाम से जो IRS ऑफिसर्स के ने जो रिपोर्ट दी, दैट ऑल्सो यू हैव नॉट एग्रीड टू। तो मैं ये समझता हूँ कि कोरोना पेंडेमिक के बीच में भी जो मोदी सरकार की जो पब्लिक पॉलिसी है वो अभी भी कास्ट कैपिटलिज्म की है, इनइक्वालिटी को, पॉवर्टी को, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने वाली ये नीति है। और मैं समझता हूँ कि ये एक नए तरह का डिस्क्रिमिनेशन है जो पैंडेमिक या डिजास्टर के अंदर में किया जा रहा है, क्योंकि जो ज़्यादा 100 करोड़ लोग इसमें अफेक्ट हो रहे हैं वो इस देश के SC ST के, OBC के, माइनॉरिटीज के लोग हैं, वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो लोग इसमें ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। तो मोदी गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी है ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की और कास्ट कैपिटलिज्म की पॉलिसी है। ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की तरफ में लीड करती है, जहां आप इंसान के फंडामेंटल राइट को छीन लो, उसके लाइवलीहुड को छीन लो और बाद में आप उसको इनकम सपोर्ट भी ना करो, जबकि आपके किटी में, आपके टैक्सेस में, आपके बजट में जो है वो इतना पैसा है कि आप दे सकते हो उन्हें। तो मैं समझता हूं अगर उसके लिए पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन की जरूरत है तो वो कॉल किया जा सकता था और उसको जो है आपके बजट के जो भी फिनांस बिल्स है उसको अमेंड करके जो है ये किया जा सकता था। और अगर मोदी गवर्नमेंट इनिशियली अगर ये डिक्लेयर कर देती कि भाई हम पैसा दे रहे हैं आपको, आप चिंता मत कीजिए, तो मैं समझता हूं कि ये जो लोग रोड, और जब पुलिस रोड पर उनको रोकती है और मारती है तो फिर वो रेलवे लाइन पर चले जाते हैं और वहां जो ये डेथ्स हो रही है और डेली हम अपने मानवता को खोते हुए देख रहे हैं। ये सीन्स हमने इटली में नहीं देखा, जर्मनी में नहीं देखा, जापान में नहीं देखा, साउथ कोरिया में नहीं देखा, अमेरिका में नहीं देखा, जहां 70,000 लोगों की डेथ हो गई है। लेकिन भारत में हमें ऐसा लग रहा है कि कोरोना से ज़्यादा सरकार जो है वो लोगों को तकलीफ में रखना चाहती है। इस तरह का क्लियर पिक्चर जो है वो आ रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ये बड़ा एक पॉलिटिकल जो डिसीजन लेने की ज़रूरत थी पॉलिसी की, वहाँ मोदी गवर्नमेंट फेल हुई है। उस पर मुझे जो है आपको ज़रूर जो है वो बताना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। अभी जो 9 बातें मैंने कही उसके डिटेल्स में थोड़ा सा हम जाएंगे और थोड़ा सा डिटेल में जाकर मैं इन बातों को कहना चाहूँगा। पहला जो है इनकम ट्रांसफ़र की बात है, कैश ट्रांसफर्स की बात है, उस पर मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि या जो DBT जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, आप उनका पैन कार्ड और ATM को मिला लीजिए और जितने अकाउंट है उसमें 10 लाख से ऊपर जो टैक्स दे रहे हैं या सैलरीड क्लास है उनको अलग कर लीजिए। एक ये मेथड है, या सीधा 28 साढ़े 28 लाख करोड़ साढ़े 28 लाख परिवार जो हमारे देश में है उनमें से जो है आप आइडेंटिफाई कर लीजिए और उसमें आइडेंटिफाई करके लगभग 25 करोड़ परिवारों को जो है आप 5,000 रुपये जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एक कैश ट्रांसफर है। ऐसे समय में केवल अनाज देने से बात नहीं बनेगी। जब तक इंसान के हाथ में कैश नहीं होगी तब तक के जो है आप जो है उसको रोक नहीं सकते। उसकी जो प्लाइट है, उसकी जो मेलेडी है, उसकी जो सफरिंग्स है, उसको जो है वो आप कम नहीं कर सकते। तो पहला पॉलिसी इसमें कैश ट्रांसफर्स का होना चाहिए। दूसरा वेज सब्सिडी है। वेज सब्सिडी जो है आपको एम्प्लॉयज़ को भी डायरेक्ट दी जा सकती है, कंपनीज और बिजनेसेस को भी दी जा सकती है। जो आप चाहते हैं कि भाई वर्कर्स वहाँ रुके, उनका रिट्रेंचमेंट ना हो, उनको जो है वो ले ऑफ्स ना हो, तो उनको जो है उनकी कंपनीज को आप उनके वेजेस का एक पोर्शन जो है 30% 40% गवर्नमेंट जो है वो बियर करे। ये एक तरीका हो सकता है। या वर्कर्स वहाँ जाए, कंपनी उनको कम सैलरी दे और डायरेक्ट वर्कर्स को भी जो है वो गवर्नमेंट के इससे जो है वो पैसा दिया जा सकता है। ये दूसरी पॉलिसी है जिसको वेज सब्सिडी कहा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात है टैक्स सब्सिडीज। 1 साल तक जब तक बिजनेस नॉर्मल नहीं होता है तो आपको जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में पर्टिकुलरली जो GST है उसके अंदर में जो है अलग तरह की जो है वो आपको रिलैक्सेशन देने की ज़रूरत है। कॉरपोरेट टैक्स और CSR के अंदर में रिलैक्सेशंस देने की जो है वो ज़रूरत है। उसी तरह जो बिजनेसेस है, छोटे और बड़े बिजनेसेस है, उनके टैक्सेशन में रिलीफ देने की ज़रूरत है, जिसमें एक्चुअल अमाउंट का भी जो है वो रिलैक्सेशन दिया जा सकता है या टाइम का भी रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, रिटर्न्स का भी रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। तो वर्कआउट करने की बातें हैं। बट टैक्स सब्सिडीज़ को जो है वो आपको 1 साल तक देना पड़ेगा। ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जिसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। चौथा डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग, डेप्ट डिफरल और डेप्ट जो है वो रिलैक्सेशन, यानी जो कर्जा है, चाहे कंपनीज पर हो चाहे इंस्टीट्यूशंस पर जो कर्जा है या देश के ऊपर जो है, जैसे IMF रिस्ट्रक्चर कर रहा है कंट्रीज के जो है वो डेप्ट्स,
या लोन्स, या कंट्रीज एक दूसरे के लोन्स को जो है रिस्ट्रक्चर करेगी। तो उसी तरह हमें अपने देश के अंदर जो कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस पर जो कर्जा है, अगर उसको माफ ना भी करे तो उसको रिलैक्स करे, उसके पीरियड को आगे ले जाए, उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम करे, तो मैं समझता हूं कि इसमें भी एक बहुत बड़ा रिलीफ आएगा। ये चार चीजें बेसिकली यदि की जाए तो इंडिविजुअल, हाउस होल्ड्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड कंपनीज एंड बिजनेसेस को एक इस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा, एक तरह का एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट होगा जहां हमारे देश में फिर बिजनेस जो है वो धीरे धीरे जो है अच्छे से डेवलप हो पाएगा और हमारी जीडीपी को जो है धीरे धीरे स्टिम्युलस मिलेगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ में कई माइक्रो पॉलिसीज है, जैसे अर्बन मनरेगा की बात हो रही है कि भाई रूरल मनरेगा के साथ, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट सिटीज में भी बहुत ज़्यादा आएगा, तो जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में मार्शल प्लान हुआ था, जो कीन्स का इकोनॉमिक्स कहा जाता है, जॉन मेराट कीन्स का जो इकोनॉमिक थियरीज है, जो ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने जो है जो ये कहा था कि भाई गवर्नमेंट ने अपनी फिस्कल डेफिसिट को ध्यान में ना लेते हुए पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है, जहाँ पब्लिक एसेट्स क्रिएट हो उस पर स्पेंडिंग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए रोड है, हॉस्पिटल्स है, कम्युनिटी सेंटर्स है, या गवर्नमेंट जितना प्रोजेक्ट्स कर रही है उसके अंदर में वो स्पेंडिंग करे, उसमें जो है लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिले। तो एक तरफ जो है लोगों का अर्निंग भी होगा, एम्प्लॉयमेंट भी होगा और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट होगा। तो ये भी जो है एक पॉलिसी है जिसको डिटेल में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचना चाहिए। जो उसका फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है उसमें जो एग्जिट क्लॉज है उसको जो है वो इवोक करना चाहिए। ज़रूरत है तो जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक्ट है उसको 2003 का उसको अमेंड करना चाहिए पार्लियामेंट ने। और फिस्कल डेफिसिट हमको ये देखना चाहिए, क्योंकि हमको लगभग 5% जीडीपी यानी 10 लाख करोड़ रुपया जब तक हम इस पर खर्चा नहीं करते, जहां दूसरी कंट्रीज जो है वो 8% से 15% तक के जो है अपने जीडीपी का इस पर खर्चा कर रही है, वहां यदि हम 5% भी अपने जीडीपी का यदि इस पर खर्चा नहीं करेंगे तो इसका जो इकोनॉमिक जो फॉल आउट है, जो सोशल फॉल आउट है और जो पॉलिटिकल फॉल आउट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्टैगरिंग होगा, वो बहुत ज़्यादा ग्लेयरिंग होगा। मैं समझता हूँ कि वो यदि नहीं करना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड अडॉप्ट यू सी द साइंटिफिक पॉलिसीज एंड द पब्लिक पॉलिसीज विच आर pragmatic and which take into considerations you see all the economical aspects of the various aspects of economy। तो ये चीज़ें जो है वो करने की ज़रूरत है। ये जो फेज जो मैंने 4-5 बातें अभी आपको कही हैं, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स, टैक्स सब्सिडीज, वेज सब्सिडीज एंड डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग, ये पहले एक साल में लगभग जो है वो किया जा सकता है, जब तक कि जो है वो कोरोना पैंडेमिक से जो है वो इकोनॉमी जो है वो नॉर्मलाइज नहीं हो जाए। उसके साथ में जो है दो महत्वपूर्ण बातें हैं। वर्कर्स प्रोटेक्शन, वर्कर्स प्रोटेक्शन जो है चाहे आप फॉर्मल सेक्टर में हो इनफॉर्मल सेक्टर में हो, दुनिया में 200 करोड़ जो है 2 बिलियन वर्कर्स दे आर इन द इनफॉर्मल सेक्टर पूरे वर्ल्ड के अंदर में। और भारत के अंदर में तो हम जानते हैं कि 90% जो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है, जो 51-52 करोड़ का जो एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट हमारे लोग एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में है, उसका जो है वो लगभग 90% जो है यानी 45-46 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर जिसको कहा जाता है, तो इसमें किसी का भी जॉब ना जाए, किसी का भी जो है वो अर्निंग ना जाए, इसके लिए जो है वर्कर्स प्रोटेक्शन के जो पॉलिसीज और लॉज है, यानी हर वो पॉलिसी जो गवर्नमेंट जो पैकेज डिक्लेयर करेगी, सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कल कोई पैकेज डिक्लेयर करती है तो उसको वर्कर्स प्रोटेक्शन के साथ में लिंक करना चाहिए। और ये कंडीशन ही होना चाहिए कि ये आपको बेनिफिट्स तब मिलेंगे जब आप जो है वर्कर्स को प्रोटेक्शन करेंगे। और जहां तक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमईज है, उनको डायरेक्ट जो है वो कैश के रूप में, डायरेक्ट लोन्स के रूप में, डायरेक्ट सब्सिडीज के रूप में जो है वो बेनिफिट्स देने की जरूरत है। और चाहे तो बड़े कॉर्पोरेट्स को भी दिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा जो है वो डायरेक्ट लोगों को, हाउस होल्ड्स को और एमएसएमईज को दिया जाना चाहिए। किसान अभी जो है एग्रीकल्चर में जाएंगे, ऑलरेडी इतना लॉस हो गया उनको क्रॉप का, नया जो क्रॉप वो लगाएंगे उस नए क्रॉप में उनका क्रॉप का कैसा जो है वो सीड कहाँ से लाएंगे, उनके फर्टिलाइजर्स कहाँ से लाएंगे, उसके लिए उनको जो है एडिशनल 0% से लोन दिया जा सकता है या कैश बेनिफिट्स उनको दिया जा सकता है। इस तरह की चीज किसानों के लिए भी जो है वो करने की जरूरत है। तो वर्कर्स प्रोटेक्शन मेरा 5वां जो है वो पॉइंट था, जो मैं समझता हूँ देश और दुनिया में करने की जरूरत है। इसके साथ जब ये 1 साल का पीरियड हमारा जब रिलैक्स हो, वर्ल्ड इकोनॉमी जब ऊपर आने लगे, तो बहुत बड़ा जो मुद्दा है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का, इस बात को जो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की जो बात है
थॉमस पिकेटी जो है कैपिटल इन द 21st सेंचुरी, इसके अंदर में उन्होंने काफ़ी आर्ग्यू किया। जोसेफ स्टिग्लिट्स हैं, उन्होंने भी इस पर बहुत सारी बात की है। ब्रांको मिलोनेविक हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर में बहुत सारी बातें की गए हैं। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो है, इवन अभिजीत बैनर्जी वगैरह, इन्होंने भी इस पर बात की है। तो मैं समझता हूँ कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ऑन इनकम, प्रॉफिट्स एंड वेल्थ जो है ये लगने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। भारत में 1% लोगों के पास में जो है लगभग 77% तो इंडिया में पैसा है, और वर्ल्ड का भी एस्टिमेट लेटेस्ट अगर निकाला जाए तो 1% लोगों के पास 70% से ज़्यादा जो है वो वेल्थ है। तो मैं समझता हूँ कि तीनों पर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाने की ज़रूरत है कि एक्चुअल इनकम जो हर महीने या साल में होती है उस पर प्रोग्रेसिव टैक्स लगाया जाना चाहिए। दूसरा जो है प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनीज एंड बिजनेस पर जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्स लगाया जाना चाहिए। और तीसरा जो है वेल्थ जो दोनों तीनों तरह की है, मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स जिसको कहते हैं, यानी चाहे लैंड हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे गोल्ड, बुलियन एंड ज्वेलरी हो, ये भी एक तरह की वेल्थ है। और इसके साथ में जो है वो जो दूसरी वेल्थ है जो शेयर, बॉन्ड्स और मार्केट्स के अंदर में है, तो डिबेंचर्स के अंदर में है, तो हेज फंड्स के अंदर में है, ये तमाम चीज़ों के ऊपर में भी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाने की ज़रूरत है। तब जाके दुनिया में इनइक्वालिटी कम होगी। और सस्टेनेबिलिटी की जो पॉलिसीज़ है, कोरोना का यदि कोई संदेश है तो मैंने अपने पिछले अपने लाइव संदेश में भी आप लोगों से ये बात कही थी कि कोरोना का सबसे बड़ा यदि कोई संदेश है तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, कि नेचर के साथ, बैलेंस के साथ हमको कैसा रहना है। ये इसमें से एक हमने पॉजिटिव संदेश लेना चाहिए, जो ऑलरेडी जो है यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रूप में जो है वो डिक्लेयर किया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जीडीपी केवल टारगेट नहीं होना चाहिए, जीडीपी के साथ हमारा ह्यूमैनिटी और हमारा जो क्लाइमेट है, जो हमारा इकोसिस्टम और जो बायोस्फीयर है, ये और हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन्स है वो कैसे साथ में अच्छे से सर्वाइव हो। तो हमारा टारगेट जीडीपी केवल नहीं होना चाहिए, जीडीपी के साथ में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करें, ये हमारा जो है वो लक्ष्य होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है पहली 6 पॉलिसीज है जिसके तरफ मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया। फिर मैं उसे रिपीट कर रहा हूँ। पहला है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स टू द इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स। दूसरा है वेज सब्सिडी जो वर्कर्स को दी जा सकती है डायरेक्टली या कंपनीज को दी जा सकती है। तीसरा टैक्स सब्सिडी है, वो इंडिविजुअल्स को भी देना है, आपको कंपनीज एंड बिजनेस को भी देना है। डेब्ट सब्सिडीज जो है, ये डेब्ट डिफरल, डेब्ट जो है रिस्ट्रक्चरिंग, जो आपको कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस को करना है, जरूरत हो तो इंडिविजुअल डेब्ट ओनर्स भी है, उनका भी टाइम बढ़ाने की जरूरत है, उनका भी इंटरेस्ट रेट कम किया जा सकता है। ये 4 चीजें करने की जरूरत है। 5वीं चीज जो मैंने कही, वर्कर्स प्रोटेक्शन हर तरह का, चाहे फॉर्मल सेक्टर में हो, इनफॉर्मल सेक्टर में हो। 6ठी चीज मैंने कही प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, यानी कम पैसे वालों पर कम टैक्स, ज्यादा पैसे वालों पर, ज्यादा वेल्थ वालों पर धीरे धीरे कम रेट से जो है बढ़ते ज्यादा टैक्स। ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की संकल्पना है। 6 चीजें मैं आप लोगों को मैंने बोल दी है। मैं अपने और एक लाइव संदेश में आपको भारत के हेल्थ सिस्टम के ऊपर में एक छोटा संदेश दूंगा, लेकिन यहाँ पर 7वीं चीज जो दुनिया को करने की जरूरत है कि वो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो है, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और केवल ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ही जरूरत नहीं है, उसको मजबूत बनाने की जरूरत नहीं, यानी डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, मेडिसिन, इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो तमाम चीजें हैं इसको ही केवल स्ट्रेंथन करने की जरूरत नहीं है, इसमें 2 चीजें और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि लाइफ साइंसेस के ऊपर रिसर्च ज्यादा करने की जरूरत है। मैं अनफॉर्चुनेटली अभी हर फील्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन लाइफ साइंसेस, जेनेटिकल साइंसेस के ऊपर में जो है मैं समझता हूं कि हमारा रिसर्च जो है अभी भी फास्ट नहीं हो रहा है। हम मिसाइल टू मिसाइल में लड़ाई के इसमें जो है हम सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में 6-6 महीने में एडवांसमेंट कर जाते हैं, लेकिन लाइफ साइंसेस में, जेनेटिक साइंसेस में अभी भी जितना रिसर्च हमारा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अदरवाइज आप सोचिए, छोटा सा वायरस है, आरएनए वायरस तो कुछ नहीं, आरएनए होता है, और वो जो है इंसान को जो है टाइम में डिफीट कर रहा है। अल्टीमेटली कोरोना वायरस विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू वर्क प्रिवेल ह्यूमैनिटी, दिस इज अ मिथ। अगर कोई सोचता होगा कि कोरोना से पूरी इंसानियत जो है वो नस्ते नाबूद हो जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है। बिकॉज वी होमो सेपियंस आर इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स, और इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स होने के नाते जो है हम
आज साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे आए हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये विज्ञान का युग है, ये कोई धर्म और संस्कृति का युग नहीं, वो पीछे चले गया है, वो एक मिथक था। अभी विज्ञान से और प्रौद्योगिकी से ही जो है वो बदलाव आएगा। लेकिन जो 78,000 साइंटिस्ट जो है दुनिया में आज है, अगर मैं यूनेस्को की साइंस रिपोर्ट की यदि बात करूं तो 78,000 जो है वो साइंटिस्ट जो है 2015 के डेटा के हिसाब से वर्ल्ड में थे। अब इसमें हो सकता है 80 लाख साइंटिस्ट दुनिया में हो गए हो, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब तक जो है हम लाइफ साइंसेस पे ज़्यादा रिसर्च नहीं करेंगे, मैं बाकी जेनेटिकल साइंसेस पे ज़्यादा रिसर्च नहीं करेंगे, मैं बाकी सेक्टर्स पे आज नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि बाकी सेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप उसके अंदर में क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में जो है वो रिसर्च हो रहा है, एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर में हो रहा है, या एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर में हो रहा है, ये तमाम जो चीज़ें हैं मैं समझता है एस्ट्रोबायोलॉजी के अंदर हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज जो सब्जेक्ट है कोरोना से रिलेटेड, तो यदि हम लाइफ साइंसेस में और जेनेटिक साइंसेस में यदि ज़्यादा रिसर्च करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोरोना जैसे जो वायरस है वो इंसान को टाइम में डिफीट नहीं कर पाएंगे और हम जो है ज़्यादा इक्विप्ड होंगे। इस पर कोरोना का जो सल्यूशन है, अल्टीमेट सल्यूशन किसी भी वायरस का जो है वो दो ही है। लॉकडाउन इसका सल्यूशन नहीं है, लॉकडाउन टेम्पररी रेमेडी है। यू आर जस्ट बाइंग आउट द टाइम by paying a huge cost of economy, 22 lakh crore rupees already. If you can imagine, almost all more than 10% we have already lost from 21st March to 17th May, when you see the lockdown would be there. So by paying more than 10% of the economy, we have bought out time. But what Modi government must think that why you this situation has a reason. मैं अपने दूसरे लाइव संदेश में कहूँगा, मोदी सरकार को ये सोचना चाहिए, मोदी गवर्नमेंट 2 अच्छे दिन आने वाले हैं। 2014 से 2020 तक आपने पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में कितना एक्सपेंडिचर किया, व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी यू स्पेंड ऑन द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। आज आप कहते हैं हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं थे, आईसीयूज नहीं थे, वार्ड्स नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे, इसलिए हमको समय की जरूरत थी। ये मैं क्या पूछना चाहता हूं कि आपने 6 सालों के अंदर आपकी गवर्नमेंट ने और उसके पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट ने पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में क्यों इन्वेस्ट नहीं किया। मैं अपने दूसरे लाइव संदेश में इस पर कुछ बात करूंगा। लेकिन यदि लाइफ साइंसेस और जेनेटिकल साइंसेस में अच्छा रिसर्च किया जाए तो मैं समझता हूं कि जो वायरसेस की, पैथोजेंस की या माइक्रोब्स की प्रॉब्लम है, इंसान उसको आगे जा सकेगा। इसका सल्यूशन तो दो ही है, या तो वैक्सीन आ जाए अल्टीमेटली, या तो मेडिसिन आ जाए। ये दो के अलावा कोरोना इंसान को जल्दी टाइम में रिलीव नहीं होने देगा, ये लंबा जो है आपको ले जाएगा। यदि आपके पास वैक्सीन नहीं है, यदि आपके पास में मेडिसिन नहीं है, तो मैं समझता हूं कि कोरोना आपको जल्दी नहीं छोड़ेगा। इस लिहाज से बहुत अच्छी कुछ रिपोर्ट्स आ रही है, पर्टिकुलरली मेडिसिन में रेमडेसिविर जो है जिसका इन्वेंशन हुआ है, यूएस की कोई कंपनीज ने किया है, वो बड़ा प्रॉस्पेक्टिव ड्रग है रेमडेसिविर। और फिर वैक्सीन का डेवलपमेंट भी है। अब तो ऐसा लगता है कि होड़ ही लगी है, हर कंट्री बोल रहा है कि हम वैक्सीन बना रहे हैं, हमारा ट्रायल है, क्लिनिकल ट्रायल में ये है वो है। अच्छी बात है। जब ऑक्सफोर्ड प्रोजेक्ट ने डिक्लेयर किया, उसके बाद अभी इसराइल ने भी डिक्लेयर किया है, इटली में भी वैक्सीन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। भारत के अंदर में सीरम इंस्टीट्यूट, कोडिनेक्स ऐसा अमेरिका को कोई कंपनी है, उसके साथ मिलके जो है वो भी डेवलप कर रहा है। लेकिन कोई भी वैक्सीन डेवलप होने के लिए 1.5 साल लगता है क्लिनिकल ट्रायल तक। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें भी जो है लगभग 4-6 महीना क्लिनिकल ट्रायल्स अगर शॉर्ट भी किए गए तो भी उसमें लगेंगे। तो या तो मेडिसिन डेवलप हो जाए, जैसे स्वाइन फ्लू का मेडिसिन डेवलप हो गया, या तो वैक्सीनेशन हो। बट वैक्सीनेशन 800 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देना किसी एक वायरस के लिए, वेदर ये राइट साइंटिफिक और मेडिकल थिंकिंग है क्या, ये भी एक देखने की ज़रूरत है। अभी तक दुनिया में ऐसा कोई मास्टर वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ जो तमाम वायरस को और पैथोजेंस को और माइक्रोब्स को डील कर सके, जो केवल हमारी इम्यूनिटी के ऊपर और एंटीबॉडीज़ को रिस्पॉन्स बढ़ाने में काम कर सके, कि चाहे जिस भी तरह का माइक्रोब हो उसको वो डील करे। तो मास्टर वैक्सीन की डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है। अगर कोई करता है तो लुईस पास्चर 2.0 जो है वो होगा। मैं समझता हूँ लुईस पास्चर ने सबसे पहले वैक्सीनेशन का कंसेप्ट लाया था। उस तरह अगर आज कोई उस तरह का वैक्सीनेशन, मास्टर वैक्सीनेशन डेवलप करता है तो वो फिर लुईस पास्चर जैसा काम होगा। लेकिन जब तक ये नहीं होता तो वैक्सीन डेवलपमेंट और मेडिसिन के बगैर ये ठीक नहीं होगा।
आगे का और एक सोल्यूशन है जो बहुत ज़्यादा एडवांस साइंस का है। क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग करके इंसान को ऐसा बनाया जा सकता है कि माइक्रोब्स उस पर अटैक ही ना करे, अगर अटैक भी करते हैं तो वो ऑटोमेटिक फेल हो? क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग से इंसान को जो है इस तरह बनाया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो ट्रांस ह्यूमैनिज्म का सब्जेक्ट है, जिस पर मैं आज बात नहीं करूँगा। शायद हो सकता है 20-30 साल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस स्टेज तक आए जहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग करके इंसान को इस तरह बनाया जा सकता हो कि जहाँ डिसीजेज उसके ऊपर में अटैक ना करे। ये एक बहुत बड़ा पहलू है। और इसके साथ इंटरनेशनल हेल्थ केयर में ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि हमारा ग्लोबल पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, नेशनल पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स, और साथ में लाइफ साइंसेस, इन जेनेटिकल साइंसेस और बाकी जो मेडिसिन और ये तमाम चीज़ें, इस पर ज़्यादा रिसर्च हो। तो ये मेरा जो है वो 7वां पहलू था। इसके साथ जो 8वां पहलू है वो इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस है कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है, एक तरफ आर्थिक तौर पर हमारा वर्ल्ड बैंक, IMF का जो है ये एक दो स्ट्रक्चर्स है। दूसरा हमारा यूनाइटेड नेशंस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। ये हमारे तरफ जो है वो एक दूसरी व्यवस्था है। लेकिन इसमें अभी भी गैप्स है। गैप्स इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन के लिए जो पूलिंग होना चाहिए उसके लिए कोई रूल बेस्ड सिस्टम अभी तक नहीं बना है। दूसरा, इस तरह के जो पैंडेमिक्स हो जाते हैं, जो डिजास्टर्स हो जाते हैं, उसमें जो गवर्नमेंट्स है या जो इंस्टीट्यूशंस है, ये स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फिक्स करने का अभी तक इंटरनेशनल लॉ में कोई जो है वो क्लियर प्रोविजन नहीं है। जैसा अभी बात की जा रही है कि भाई चाइना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग कोरोना पैंडेमिक, and therefore you see China should be made accountable for this, but there is no clear rule based system whereby you see we can make China accountable, or any other country for that matter, for spreading such disasters. Suppose if we want to make China or any other country accountable in this, then what is the exact law, what is the exact mechanism for making that particular country responsible? That is a very big question before the humanity, and I feel that we are required to develop our international order of justice in a much nuanced manner. And if we are able to develop international order of justice and international law in that particular way, then only humanity would be seeing a better world to stay. तो ये मेरा जो है वो 8वां पॉइंट था। आखिरी जो मेरा खुद का डिस्कवरी है, रिसर्च है और इन्वेंशन है, कॉस्मो ह्यूमनिज्म, कि दुनिया धर्म से नहीं चलती, संस्कृति से नहीं चलती, हमारे पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग से जो है वो नहीं चलती है। जो ये सृष्टि है, ये जो यूनिवर्स है, वो चलता है, हमारी धरती चलती है, पूरा कॉस्मोस चलता है, नेचर चलता है, मेनी लॉज ऑफ कॉस्मोस, नेचर एंड वर्ल्ड, इससे जो है ये दुनिया चलती है। तो साइंटिफिक लॉज है, उन साइंटिफिक लॉज से जो है वो दुनिया चलती है। इसको हमें समझने की ज़रूरत है। चाहे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो, लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड मोशंस हो, या बिग बैंग का थियरीज हो, या रिलेटिविटी का जो है वो थियरीज हो, इन चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। या साथ में जो है वो गैस लॉज हो, या इसके साथ में आपके अभी जो इंसान ने डेवलप किया कंप्यूटर के मूर्स लॉ हो। तो ये जो है सारे साइंटिफिक लॉज है। ये साइंटिफिक लॉज से जो है वो कॉस्मोस और नेचर जो है वो चलता है। या लॉज ऑफ इवोल्यूशन हो, ये जेनेटिकल लॉज हो, मेंडल्स की जो जेनेटिकल लॉज है, उससे जो है हमें समझकर जो है वो चलना होगा। ये मैनी लॉज है ऑफ द कॉस्मोस एंड नेचर, और हमारी दुनिया के डोमेस्टिक लॉ और इंटरनेशनल लॉ, जिस पर मैं थोड़ी सी बात किया। अगर मैं डोमेस्टिक लॉज की बात करूं तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो यहाँ पर इनफेक्टिव हो गई है। वी हैव रियलाइज्ड द inefficaciousness of the constitutional remedies. We are seeing that the high courts are on leave, the high courts are not functioning, there are no divisional benches in the high courts, and the Supreme Court is also functioning with only a 50% capacity. And the courts, the judiciary, they are not accountable to entertain the various petitions, appeals, and the writ petitions of the violations of human rights. And this is a very serious concern before all of us, that we don't have any constitutional remedy exactly to make the governments accountable. The courts are on holidays, or they are functioning
with half their capacity. The parliament is not in sitting. There is no accountability for the parliament or the government or the judiciary in the constitution, and this itself has raised a very significant question that what sort of positive and progressive amendments are required in the Constitution of India to make the fundamental rights and the human rights more effective, and to make our parliament, executive and judiciary accountable to the people. तो आई फील कि डोमेस्टिक लॉज में भी पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, इंटरनेशनल लॉज में भी जो है वो अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, उसको एक्सपांड करने की ज़रूरत है, और कॉस्मोस के नेचर के जो लॉस को समझकर जो है वो काम करना होगा, तब जाकर जो है ये चीज़ों को जो है हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. अगर हम इन चीज़ों को ना रहे, अपने अपने डॉक्ट्रिन्स में रहे, अपने अपने यदि मिथक्स में रहे, अपने अपने जो है वो अगर एजेंडाज में रहे, तो आई फील कि इस तरह का क्राइसिस आते रहेंगे. इस तरह के क्राइसिस फिर इंसान को जो है वो झंझोड़ते रहेंगे. तो ये 9 चीज़ों को यदि भारत और दुनिया करे, फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा: कैश ट्रांसफर्स, वेज सब्सिडीज, टैक्स सब्सिडीज, डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग एंड डिफरल, वर्कर्स प्रोटेक्शन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ऑन इनकम, प्रॉफिट्स एंड वेल्थ. इसके साथ में जो है ग्लोबल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम एंड नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम्स ने को स्ट्रॉन्ग करना, लाइफ साइंसेज, जेनेटिकल साइंसेज में ज़्यादा अच्छा रिसर्च करना, इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस को ज़्यादा अच्छे से रूल बेस्ड सिस्टम बनाने के लिए जो है वो डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, जो नेशन स्टेट्स और जो ग्लोबल कम्युनिटी उस लेवल पर किया जाना चाहिए, यूएनओ के लेवल पर और वर्ल्ड बैंक, IMF के लेवल पर. और आखिरी में सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉस्मो ह्यूमैनिज्म, अनेक अंगो मग्गो, जो मैनीफोल्ड पाथ है, जो मैनी laws and multiple solutions of the cosmos, nature and world है. Science and technology, science, technology and invention, innovation, truth, humanity and all, बाकी जो life है या ecosystem है, तो उस तक हमको ये बातों को समझना होगा, और science and knowledge, science and solution से आगे जाना होगा. ये मेरा जो है वो स्पेशल जो है वो संदेश कोरोना के पर्सपेक्टिव में है. For the people who can understand English, just I would enlist the gist of what I've said, that 9 things India and world is required to do. I would just enlist, you see, those 9 points. First, the direct cash transfers to the individuals or the households. Second, the wage subsidies to the individuals, companies and the businesses. Third is the tax subsidies to the individuals and the corporates and the businesses. These are the 3 things. Fourth is the debt restructuring or deferral, or relaxing the conditions of the debt repayment. Then workers protection at every level, whether they are in the organized sector or the unorganized sector. Then progressive taxation on income, profits and wealth after a year or so, when you see the economy stimulated in a different manner. Then strengthening the global public healthcare system and the national public healthcare systems, along with a lot of focus on the research in the life sciences and genetic sciences. Then making our international order of justice a real order whereby justice can be realized. The rules are to be more clear, not only in the economic parlance but also in the parlance of the of making the state and non-state actors accountable as far as international law and the human rights are concerned. And lastly, my invention of cosmo-humanism, or the many laws and multiple solutions of the cosmos, nature and the world, science, truth, humanity and all others, science and knowledge, science and solutions. These 9 things I've enlisted for India and world, and these are required to be done. I hope that we in India and the world as a whole would pay attention to these 9 remedies that corona pandemic has brought us to think upon and act upon in a much categorical manner. And if you are able to do that, I feel humanity would progress, the world would progress in a proper direction. That was my special message, a line message for all the people through Enlightened News India. Please visit us on the Facebook page of Ambedkar Right Party of India, and please join us on the Twitter of Ambedkar Right Party of India. We, through the Central Secretariat, would be communicating with you in a much more nuanced manner for the benefit of humanity and the world. Thanks a lot. Jai Vigyan, Jai Insan, Jai Samvidhan. Jai Vigyan, Jai Insan, Jai Samvidhan.
जय मानवाधिकार।